हे गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट 3। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट 2 और 1 अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उनको वॉच नहीं किया है तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनका लिंक दे दूंगा जहाँ से जाके आप उनको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि वीडियो को हम फास्टली चलाएंगे क्योंकि इसमें लगभग 50 टू 60 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जीके और साथ में कंप्यूटर और साथ में साइंस के रहेंगे। ठीक है, जीके, कंप्यूटर और साइंस के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, इसलिए हम उसको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको एक्सप्लेन जो क्वेश्चन एक्सप्लेन होना बनता होगा उसको मैं एक्सप्लेन भी करके दूंगा आपको। ठीक है, तो गाइज़, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इन फ्यूचर हमारी तरफ से कोई भी वीडियो आएगी तो आप उसको असेस कर पाओ सबसे पहले। ठीक है, तो गाइज़, आपने बेल आइकन को भी हिट कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन उसकी प्रॉपर टाइम पे मिलती रहे। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर मैं फास्ट चल रहा हूँगा तो आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट आपको कंटिन्यू करते रहने हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा उससे। क्योंकि अगर आप साथ में कमेंट करोगे तो आपको एक बार भी अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो ये क्वेश्चंस आपको हमेशा याद रहेंगे। और आपको याद रखना है, थ्योरी तो आपको पढ़नी ही है, लेकिन एमसीक्यूज़ ही वहाँ पे आपको काम आएंगे। एमसीक्यूज़ जितने ज़्यादा हो सकते हैं आपने करके जाना है, क्योंकि इन फ्यूचर आपने देखा होगा जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, इवन आईएएस केएएस के लिए भी जो वहाँ पे कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं प्रीलिम्स की, तो वहाँ पे वो लगभग 20 टू 30 मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, मॉक टेस्ट यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करके जाते हैं। उससे क्या होता है, उनको बेनिफिट मिलता है। सेम क्वेश्चंस कई बार वहाँ पे स्ट्राइक कर जाते हैं। जेके एसएसबी का तो पैटर्न देखा ही होगा आपने, बहुत से क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, द इंदिरा गांधी कैनाल गेट्स वाटर फ्रॉम विच रिवर। ठीक है, आपको बताना है जो इंदिरा गांधी कैनाल है ये पानी कौन सी रिवर से लेती है। सिंपल लैंग्वेज में इसका आंसर आंसर ए है सतलुज और ब्यास, ऑप्शन बी है रवि एंड ब्यास, सी है रावी एंड चेनाब, ऑप्शन डी है ब्यास ओनली। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। आप इसका आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको इसका आंसर जल्दी से बता देता हूँ। ऑप्शन ए राइट रहेगा इसका, यानी सतलुज एंड ब्यास। ठीक है, सतलुज एंड ब्यास। ठीक है, सतलुज एंड ब्यास से ये पानी लेती हैं। और एक एक चीज़ आपको याद रखनी है, उस एरिया को जहाँ से ये मिलती हैं उसको हरिके बोला गया है। ठीक है, हरिके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गांधीयन फॉलोअर वाज ए टीचर बाय प्रोफेशन। आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं जो आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं, जो गांधीयन फिलॉसफी को मानते थे और साथ में वो बाय प्रोफेशन एक टीचर थे। ठीक है, ऑप्शन ए है एएन सिन्हा, बी है ब्रिज किशोर प्रसाद, ऑप्शन सी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज। तो गाइज, मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा, यानी जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी जो क्या थे, गांधीयन फॉलोअर भी थे और साथ में एक एक टीचर थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हु कॉल्ड गांधी जी हाफ नेक्ड बेगर। ठीक है, आपको बताना है इनमें से किसने गांधी जी को हाफ नेक्ड बेगर बोला था। ठीक है, ऑप्शन ए है माउंटबेटन, बी हास्टिंग, सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी है जिन्ना। ठीक है, जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना और हास्टिंग यानी वारेन हास्टिंग। ठीक है, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज। मैं आपको इसका जल्दी से राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट रहेगा ऑप्शन सी, यानी विंस्टन चर्चिल। ये उस टाइम के आपको याद रखना है पीएम थे इंग्लैंड के। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये ब्रिटिश पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के। इन्होंने ही गांधी जी को हाफ नेक्ड बेगर बोला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय। ठीक है, आपको बताना है कि इंडिया के लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय कौन थे। ऑप्शन ए है लॉर्ड लिलिंथगो, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेवल, ऑप्शन सी है क्लेमेंट एटली, ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइस। मैं इसका
आंसर आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी राइट रहेगा इसका, लॉर्ड माउंटबेटन। ये क्या थे? लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय थे। ठीक है, आपको याद रखना है ये इसका। तो जो सी ऑप्शन है, क्लेमेंट एटली, ये क्या थे? ये पीएम थे इनके। ठीक है, ब्रिटिश पीएम। और लिनलिथ को आपने देखा ही होगा, वेवल प्लान लाया था, अगस्त ऑफर लाया था। ठीक है, ऑप्शन ए जो है, इन्होंने क्या लाया था? इन्होंने लाया था अगस्त ऑफर। ठीक है, और वेवल प्लान तो लॉर्ड वेवल ने लाया था, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज लोकेटेड इंडो पाक बगलियार प्रोजेक्ट, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज लोकेटेड इंडो पाक बगलियार प्रोजेक्ट। ठीक है, आपको सिंपली मैं बता देता हूँ, इसका मतलब है कि जो इंडो पाक प्रोजेक्ट था एक, बगलिहार प्रोजेक्ट, वो आपको बताना है कौन सी रिवर पे था। ठीक है, सिंपली आपको ये समझ लो। तो ये जानबूझ के जेकेएसएस भी क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो कैंडिडेट का, लेकिन आपको जल्दी से क्वेश्चन को समझना है और आंसर करना है। ठीक है, तो इसका मैं, अगर आप कमेंट कर सकते हैं इसका, तो मैं आपको सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। इसका डी ऑप्शन राइट रहेगा। मैंने आपको एक वीडियो भी लाई थी डैम्स, अगर आपने नहीं देखी आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ JNK, उसमें मैंने पढ़ाया था कि जो बगलियार प्रोजेक्ट है वो चिनाब रिवर पे है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, रेड सॉइल इज कॉमनली फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ। आपको बताना है जो रेड सॉइल है, ठीक है, लाल मिट्टी जिसको आप बोल सकते हो, वो कौन कौन सी स्टेट्स में यहाँ पे मिलती है। ऑप्शन ए है पंजाब एंड राजस्थान में मिलती है, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में मिलती है, ऑप्शन सी है राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु और साथ में आंध्र प्रदेश में मिलती है। आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं गाइज। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट रहेगा ऑप्शन डी, यानी तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका डी ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ पे हमें रेड सॉइल देखने को मिलती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, जोजिला पास कनेक्ट्स। आपको बताना है जो जोजिला पास है, इतना मैं आपको बता देता हूँ, ये है कहाँ पे? तो ये JNK में ही था। ठीक है, तो आपको बताना है ये कनेक्ट किस किस को करता है। ऑप्शन ए है श्रीनगर को लेह के साथ, ऑप्शन बी है अरुणाचल को तिब्बत के साथ, ऑप्शन सी है चंबा को स्पीति के साथ, या ऑप्शन डी है कालिम्पोंग को लहासा के साथ। ठीक है, तो गाइज आप इसका कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपने इसका कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी श्रीनगर एंड लेह। ठीक है, श्रीनगर और लेह में है ये। ठीक है, श्रीनगर को लेह के साथ जोड़ता है। और अगर गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपको पासिस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैं आपको इम्पोर्टेंट इंडियन पासिस जितने भी हैं वो ले आऊँगा। आपको अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच हिमालयन पीक इज़ आल्सो नोन एज सागर माथा। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक ऐसा पीक है, पीक यानी माउंटेन रेंज है। ठीक है, जिसमें जो हिमालयन में है। ठीक है, ऑप्शन ए है नंगा पर्वत, बी धौलागिरी, सी माउंट एवरेस्ट और डी कंचनजुंगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सागर माथा किसको बोला जाता है। तो सागर माथा माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का, सागर माथा माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, तमाशा इज फॉर्म ऑफ फोक थिएटर इन द रीजन। आपको बताना है जो तमाशा है ये एक फोक थिएटर है, किस रीजन का है या किस स्टेट का है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है राजस्थान का है, ऑप्शन बी है जम्मू एंड कश्मीर का है, ऑप्शन सी है बिहार का है, ऑप्शन डी है कि महाराष्ट्र का है। ठीक है, आप जम्मू एंड कश्मीर के हैं सब, तो आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर का तो ये कभी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के सबने पढ़े हैं, वहाँ पे तो हमने ये देखने को नहीं मिला है। ठीक है, 3 ऑप्शन है आपके पास, आप इनमें से राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी राइट रहेगा, यानी महाराष्ट्र का ये एक फेमस फोक थिएटर है तमाशा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द ओनली फॉरेनर टू रिसीव पद्म भूषण अवार्ड इन 2021। आपको बताना है कि इनमें से कौन से इकलौते फॉरेनर हैं जिनको पद्म विभूषण अवार्ड से नामित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है रेसिपी ताइपी एडोजन, और ऑप्शन बी है डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन सी है शिंजो एबे, ऑप्शन डी है बोरिस जॉनसन। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। तो गाइस, मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सी राइट रहेगा इसका। ये पहले, अभी तो नहीं है, अभी तो ये
रिटायर कर दिया गया है इनको। अभी ये इनके जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो चेंज हो चुके हैं। इससे पहले जो थे वो थे शिंजो एबे, ठीक है। जापानी प्राइम मिनिस्टर को ही ये अवार्ड दिया गया था। ये सेकेंड, आपको मैं बता दूं, ये सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, वो है भारत रत्न, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 है K2 इज़ आल्सो नोन एज। आपको बताना है कि K2 जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है गॉडविन अस्टिन, बी शोगोरी, ऑप्शन सी है किलर माउंटेन, ऑप्शन डी है ए एंड बी बोथ, ठीक है। तो गाइज़ आपको मैं इसका एकदम से सीधा आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन डी राइट रहेगा। आपने गॉडविन अस्टिन तो नाम सुना होगा, लेकिन आपको याद रखना है शोगोरी भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। K2 का एक और नाम है शोगोरी और साथ में गॉडविन अस्टिन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन राइट रहेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग विंटर सीजन डॉर्मेंसी पीरियड ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड, ठीक है। आपको बताना है कि विंटर सीजन में डॉर्मेंसी पीरियड क्या रहता है एनिमल्स का, ठीक है। तो ऑप्शन ए है एस्टावेशन, बी है हाइबरनेशन, सी है रीजनरेशन, डी है म्यूटेशन, ठीक है। आप राइट आंसर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं इसका जल्दी से आपको राइट आंसर भी बता देता हूँ। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 12 का राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी हाइबरनेशन, ठीक है। हाइबरनेशन इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। आपको बताना है कि इनमें से इंडियन एसोसिएशन का फाउंडर कौन था, ठीक है। ऑप्शन ए है दादा भाई नारोजी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है एओ ह्यूम और डी ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। ये कौन थे, तो आपको बता दूं, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अगर तक आपने इसका कमेंट कर दिया है तो राइट, तो मैं आपको बता दूं कि इसका डी ऑप्शन राइट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। ऑप्शन डी राइट रहेगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और आज दादा भाई नौरोजी का एक ओल्ड नेम था, उनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। और बाल गंगाधर तिलक का तो पता ही होगा आपको, ठीक है, जिन्होंने स्वराज इज माई बर्थ राइट के बारे में एक स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन राइट रहेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द चेयरमैन ऑफ पार्टीशन काउंसिल। आपको बताना है कि पार्टीशन काउंसिल का चेयरमैन कौन था। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं, मैं इतनी देर ऑप्शंस बोल देता हूँ। ऑप्शन ए है MA जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है VP मेनन, ठीक है। तो गाइज़ मैं आपको इसका, अगर अभी तक आपने कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी माउंटबेटन, ठीक है। माउंटबेटन जो थे वही चेयरमैन भी थे पार्टीशन काउंसिल के, और ये लास्ट वाइस रॉय भी थे, आपने अभी पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हरदयाल एन इंटेलेक्चुअल गाइड वाज एसोसिएटेड विद। ये किससे एसोसिएटेड थे, ठीक है। लाला हरदयाल इनको बोला जाता था। मैं जब तक इसके ऑप्शंस पढ़ता हूँ आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज ऑप्शन ए है होम रूल मूवमेंट, ऑप्शन बी है गदर मूवमेंट, ऑप्शन सी है स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन डी है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 15 का राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी गदर मूवमेंट, ठीक है। लाला हरदयाल ने गदर मूवमेंट को क्या किया था, लॉन्च किया था और उसमें हेल्प की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है गांधी कंसिडर्ड खादी एज ए सिंबल ऑफ। आपको बताना है कि गांधी एज ए सिंबल, ठीक है, गांधी कंसिडर्ड खादी एज ए सिंबल ऑफ, क्या क्या मानते थे वो खादी को। ऑप्शन ए है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ऑप्शन सी है इकोनॉमिक ग्रोथ और ऑप्शन डी है मॉरल प्योरिटी, ठीक है। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज, मैं तब तक इसका राइट आंसर आपको बता दूं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 16 का राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी वो इसकी को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मानते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, नेम द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। आपको बताना है कि लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है इंडिया में, ठीक है।
जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ आप राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। ऑप्शन ए है पेंगोंग लेक, ऑप्शन बी है पुलिकट लेक, ऑप्शन सी है कोलेरू लेक, ऑप्शन डी है वेम्बनाड लेक। ठीक है, तो गाइज अभी तक अगर आपने कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट रहेगा ऑप्शन डी यानी वेम्बनाड लेक, जो कि आपने मूवीज़ में भी देखी होगी। यहाँ पे बोट रेसिंग भी होती है। ठीक है, कहाँ पे है ये, तो मैं आपको बता दूँ ये केरला स्टेट में है। कहाँ पे है, केरला स्टेट में। ठीक है, कौन सी मूवी में ये बताई गई है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बताई थी जो टाइगर श्रॉफ की एक मूवी आई थी, ठीक है, बागी वन। ठीक है, उसमें ये बताई हुई है जहाँ पे बोट रेसिंग करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मैनी पार्ट्स आर इन द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की हमने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने इसके पार्ट्स, इसके शेड्यूल और इसमें कितनी सेक्शंस हैं वो आपको बताई हैं। ठीक है, उसी से सिंपली आपको बताया हुआ है कि 15 हैं, 14 हैं, 13 हैं या 12 हैं इसके पार्ट्स। ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइस। तब तक मैं बता दूं, इसमें पार्ट्स तो आपने बताने हैं मुझे, सेक्शंस और साथ में शेड्यूल्स। ठीक है, शेड्यूल्स कितने हैं तो मैं आपको बता दूं 5 शेड्यूल हैं इसमें। सेक्शंस कितनी हैं इसमें, तो सेक्शंस मैं आपको बता दूं 103 हैं इसमें। ठीक है, और पार्ट आपको बता दूं ऑप्शन बी राइट है, 14 पार्ट हैं इसके। ठीक है, तो ऑप्शन बी 18 का ठीक रहेगा, पार्ट 14, सेक्शंस 103, शेड्यूल्स कितने हैं, 5 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 envisages the total number of legislative assembly seats 107 in the Jammu and Kashmir. Out of these 107, how many will remain vacant because these seats are in Pakistan. ठीक है, आपको बताया है सिंपली कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या बिल लाया गया था 2019 में, उसमें बताया गया है कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो तो नहीं रहेगी, लेकिन लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसकी 107 सीट्स हैं। ठीक है, उस 107 में आपको बताना है कि जो वैकेंट रहती है ना POK वाली, वो आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज। ऑप्शंस तब तक मैं पढ़ लेता हूँ। ऑप्शन ए है 24 सीट्स, ऑप्शन बी है 25 सीट्स, ऑप्शन सी है 26, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है, तो गाइज मैं आपको बता दूँ इसका राइट रहेगा ऑप्शन ए यानी 24 सीट्स। ठीक है, 24 सीट्स जो हैं वो POK की वैकेंट रखते हैं हम। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मीट। आपको मैंने अभी एक वीडियो भी अपलोड की थी, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैक्सिमम अगर मैं बोलता हूँ अगर आपको क्वेश्चंस आएंगे, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका पंचायत सेक्रेटरी का, तो उस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो के में भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, उसका भी। तो आपको बता दूं इसका ऑप्शन ए है नीलगिरी, बी कार्डमम, सी पलालनाई हिल्स, डी अन्नामलाई। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी नीलगिरी हिल्स। ये सभी हिल्स साउथ इंडिया में ही हैं। ठीक है, ये सारी साउथ इंडिया में हैं, लेकिन राइट ऑप्शन है नीलगिरी जो है वही कनेक्ट करता है यहाँ पे। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद GK की सेक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। 20 क्वेश्चंस थे उसमें। ठीक है, टोटल जितने होंगे वो आप मुझे लास्ट में कमेंट करके बताना। अभी इसके बाद कंप्यूटर सेक्शन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, कंप्यूटर सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 32 बिट ऑपरेशंस वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द माइक्रोसॉफ्ट इन। आपको बताना है कि जो 32 बिट ऑपरेशंस थे ना, यानी 32 बिट प्रोसेसर जब लाया गया था, वो फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ऑप्शन ए है विंडो 8 9.5 जब लॉन्च हुई थी, ऑप्शन बी है विंडो 3.0 जब लॉन्च हुई थी, ऑप्शन सी है विंडो 3.11 में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, डी ऑप्शन। ठीक है, तो गाइज मैं आपको बता दूं अगर आपने इसका राइट आंसर कमेंट कर दिए हैं तो आपको बता दूं इसका राइट रहेगा ऑप्शन सी यानी 3.11। ठीक है, विंडो 3.11 में ही क्या किया गया था, 32 बिट ऑपरेशन या प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया गया था।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द टर्म 128 बिट एरा रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है जो 128 बिट एरा था, ठीक है, टाइम पीरियड था, वो बताना है आपको कि किस टाइम का था, ठीक है। ऑप्शन ए है सिक्स्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का था वो, ऑप्शन बी है जब लैपटॉप्स आए थे, ऑप्शन सी है सुपर कंप्यूटर्स का था, ऑप्शन डी है वीडियो गेम कंसोल्स का, ठीक है। आप इसका राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं मुझे लगता है मैक्सिमम आपको ये नहीं पता होगा आंसर इसका, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है, स्पेशली डिज़ाइन किया है ये मैंने क्वेश्चन, पता होना चाहिए, आ सकता है एग्ज़ाम्स में। तो आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक कमेंट्स कर दिए हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के, तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन डी, यानी वीडियो गेम कंसोल्स, ठीक है। कभी नहीं भूलना है इन फ्यूचर जब ये आएगा, ठीक है। यहाँ तक इन्होंने बोला हुआ था सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स में अभी जो 128 एरा है वो नहीं रेफ़र किया गया है, ठीक है। और लैपटॉप्स में भी हो वहाँ पे भी नहीं किया गया है। अभी जो चल रहा है वो 64 बिट चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्यूटर सेक्शन का ऑप्शन डी राइट है। वीडियो गेम कंसोल्स में अभी प्रेजेंटली 128 बिट एरा यूज़ हो रहा है। ये इसका सिक्स्थ जनरेशन है, ठीक है। आपको ये भी मैं बता देता हूँ, ये इसमें सिक्स्थ जनरेशन है इसका, ठीक है, सिक्स्थ जनरेशन। ये आप इसके साथ बिल्कुल भी रिलेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें अभी फिफ्थ चल रहा है, ठीक है। इसमें अभी फिफ्थ जनरेशन ही चल रही है, ठीक है, जिसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन डी राइट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म्स इनपुट डाटा इनटू आउटपुट डाटा। आपको बताना है कि कौन इसमें से ट्रांसफॉर्म कर देता है इनपुट डाटा को आउटपुट में, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं, पेरिफेरल्स कर देते हैं, या फिर रैम कर देती है, या फिर रोम कर देती है, या फिर सीपीयू कर देता है, ठीक है। तो गाइज आपको इसमें फुल फॉर्म्स यानी जो एब्रीवेशंस होती हैं वो भी करनी होती हैं। 3 to 4 क्वेश्चंस कई बार एब्रीवेशंस में से ही आ जाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर सेक्शंस में। तो ये आपको जिस क्वेश्चन में मिलता है तो आप उसको साथ साथ में करते रहना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं अगर आपको बताऊं तो वो रहेगा सीपीयू, ठीक है। सीपीयू होता है जो वो क्या करता है, इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रोम यानी रैंडम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम का है रैंडम असेस मेमोरी। इन सब की फुल फॉर्म्स आपको याद रहनी चाहिए। रैंडम असेस मेमोरी, रैम, रोम है रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए हाई लेवल लैंग्वेज यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इन कॉम्पैक्ट एफिशिएंट कोड दैट कैन बी रन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स विद मिनिमम चार्ज, ठीक है। आपको इसमें से बताना है कि इसमें से हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी है। तो आप देखोगे कि ऑप्शन ए में फोर्ट्रेन बताई है, ऑप्शन बी में सी बताई है, ऑप्शन सी में कॉबोल बताई है, ऑप्शन डी में एल्गोल बताई है। तो आप देखोगे कि ये तो सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस ही हैं। तो आपको ये भी आगे देखना है, इसमें एक चीज़ और पूछी है कि डेवलप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को एफिशिएंटली और कॉम्पैक्ट तरीके से कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं इसके लिए 2 सेकंड्स का टाइम देता हूँ, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, 2 to 3 सेकंड्स। आई होप आपने कमेंट कर दिए होंगे। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 का राइट रहेगा ऑप्शन सी, कबोल लैंग्वेज जो है वो उससे क्या कर सकते हैं हम, एक तो वो हाई लेवल लैंग्वेज है और साथ में उससे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट तरीके से कोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज द इनपुट डिवाइसेस। आपको बताना है इनमें से इनपुट डिवाइसेस कौन सा है, ठीक है, इनपुट जो इनपुट लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके सामने, जब तक मैं ऑप्शंस को पढ़ता हूँ आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कीबोर्ड, बी माउस, सी 1 and 2 बोथ, ठीक है, बोथ 1 and 2 आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन डी है ओनली 1, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपने इसका कमेंट कर दिया है
तो गाइज़ इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं, कीबोर्ड को हम इनपुट देते हैं, वहाँ पे हम जो टाइप करते हैं वो इनपुट होता है, तो वो तो है। माउस में भी है, तो ऑप्शन सी राइट रहेगा इसका, यानी बोथ 1 एंड 2, बोथ ए एंड बी ऑप्शंस, ठीक है, राइट रहेंगे। दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। आपको मैं एक पेपर सेंड करूंगा, उसमें आए हुए हैं। इनपुट आउटपुट से एक दो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसके साथ में, ये दोनों एक ही एग्जाम्स में आए हैं, इतना भी मैं आपको बता देता हूँ साथ में, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कंप्राइजेस ऑफ आउटपुट यूनिट। आपको इनमें से बताना है कि आउटपुट यूनिट कौन सा है। जैसे आपको ऊपर था ना इनपुट, यहाँ पे आउटपुट पूछा हुआ है, ठीक है, जहाँ से हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट पूछा गया है, बी विजुअल डिस्प्ले यूनिट पूछा गया है, डी प्राइमरी मेमोरी पूछा गया है, सी ऑप्शन सेकेंडरी मेमोरी था, ठीक है। तो आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइस। मैं इसका जल्दी से आपको अगर राइट आंसर बता दूं तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी मॉनिटर जो होता है, वहाँ से हमें क्या होता है, आउटपुट यूनिट है, हमें वहाँ से आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज विद इन द कंप्यूटर सीपीयू। आपको बताना है इनमें से सीपीयू के अंडर क्या रहता है। सीपीयू ये पता है ना आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंडर क्या रहता है। प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, सी माउस रहता है, डी कीबोर्ड होता है, ठीक है। इसका आप आंसर कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी से आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगर आपने इसका कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरीज हैं, रैम रोम, वो सब की सब कहाँ होती हैं, सीपीयू में। माउस और कीबोर्ड का कोई सवाल ही नहीं उठता, वो तो आपने देखा होगा, वो बाहर होते हैं, सीपीयू के अंडर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट सिंपल रहेगा सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, आप लाइक करते रहिए वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और भी हम इससे बेटर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कीजिए जो भी आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा आज का कंप्यूटर सेक्शन का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इनकॉर्पोरेटेड ए मैकेनिकल कैलेंडर कंप्यूटर। आपको इनमें से बताना है कि मैकेनिकल कैलेंडर कंप्यूटर जो था वो फर्स्ट टाइम किसने इनकॉर्पोरेट किया था। ऑप्शन ए है एस्ट्रोबॉल, ठीक, एस्ट्रल बे, और ऑप्शन बी है गियर व्हील्स, सी है अबेकस, डी है गियर ट्रेन, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका जल्दी से आंसर भी बता देता हूँ। आई होप गाइज आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो 8th का ए ऑप्शन राइट रहेगा, एस्ट्रॉल बी, ठीक है। इसमें फर्स्ट टाइम क्या किया गया था, मैकेनिकल कैलेंडर लाया गया था कंप्यूटर में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड बाय ली डी फॉरेस्ट इन 1906, ठीक है। इससे मैं आपको कितने क्वेश्चंस करवा सकता हूँ। पहले तो आपको याद रखना है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्या यूज़ हुई थी। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ हुई थी वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। इसको इन्वेंट किसने किया था, वो किया था ली डे फॉरेस्ट ने। कब किया था, 1906 में, ठीक है। 3 क्वेश्चंस यहीं से कंप्लीट। इसके बाद आपसे पूछा है कि ये जो फर्स्ट जो कंप्यूटर था उसको नाम क्या दिया गया था, ठीक है। ये तो पता चल गया कि वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी, इन्वेंट तो ली डी फॉरेस्ट ने किया था, 1906 में किया था, लेकिन उसका नाम क्या दिया गया था कंप्यूटर को। ऑप्शन ए है कोलसस, ऑप्शन बी है लेडोन, ऑप्शन सी है ऑडियन, ऑप्शन डी है रेडियन, ठीक है। बहुत से अजीब से ऑप्शन आपने देखने को मिले होंगे आपको। आपको अगर नहीं पता है इसका तो मैं सीधा आंसर ही बता देता हूँ, ऑप्शन सी राइट रहेगा इसका, ऑडियन। भूलना नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को ऑडियन नाम दिया गया था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी, ठीक है। सेकंड में क्या यूज़ हुआ था, ट्रांजिस्टर से स्टार्ट हुए थे यूज़ होना।
थर्ड में क्या हुआ था, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ हुए थे, फिर उसी को डेवलप करते करते आगे फोर्थ और फिफ्थ में लेके गए थे। ठीक है, आगे क्या करने की कोशिश की थी कि कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए थे। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स ही यूज़ होते थे इवन आगे इंटीग्रेटेड सर्किट्स में भी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, वेयर आर द इंस्ट्रक्शंस वेयर आर द इंस्ट्रक्शंस विच आर यूज टू रन ए डिजिटल कंप्यूटर स्टोर। आपको बताना है कि कहाँ पे ये स्टोर की जाती हैं जो डिजिटल कंप्यूटर को रन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है मदरबोर्ड में, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क में, ऑप्शन सी है मेमोरी में और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अब इन सब में। आप राइट आंसर गैस कर सकते हैं गाइस। मैं आपको इसका जल्दी से राइट आंसर भी बता देता हूँ। अगर आपने कमेंट कर दिया है तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 का राइट रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। इसको कहाँ पे किया जाता है, तो इसको मेमोरी में किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी में इसको किया जाता है, जहाँ से फिर ये कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 10 का सी राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ईच बॉक्स इन स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। ठीक है, हर एक बॉक्स जो इसमें यूज़ होता है स्प्रेडशीट में उसको क्या बोला जाता है, तो गाइज आंसर सामने आ गया है। तो मैं आपको बता दूं, इसको सेल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है स्प्रेडशीट में जो हर एक बॉक्स होते हैं, देखे होंगे ऐसे, ये सब क्या हैं, सेल्स हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द लेटर एंड द नंबर द इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज द। ठीक है, तो जो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं कॉलम्स एंड रोज। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, तो आपको बताना है इसमें से उनको क्या बोला जाता है, सेल लोकेशन, सेल पोजीशन, सेल एड्रेस, सेल कोऑर्डिनेट या सेल कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इसका राइट रहेगा ऑप्शन सी यानी सेल एड्रेस। ठीक है, सी ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सेल एड्रेस बोला जाता है उनको। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑप्शन इन वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 इज अवेलेबल डैश मीनू। कौन से मीनू में अवेलेबल होता था, तो आपको अपने आंसर इसका देख लिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 13 का राइट रहेगा ऑप्शन डी यानी रिव्यू में होते हैं स्पेलिंग्स और ग्रामर चेक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, टू प्रिंट एन इंडिविजुअल आइटम इन ए फाइल इमिडिएटली क्लिक। क्या क्लिक करते हैं हम, ऑप्शन बी है गाइज, इसका भी आंसर आपको सामने दिख गया है, आप इसका आंसर सामने देख सकते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा Ctrl+P। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, अनदर टर्म फॉर द इंटरनेट के लिए अनदर टर्म क्या कौन सी है, तो उसको बोला जाता है साइबर स्पेस भी। ठीक है, उसको साइबर स्पेस भी बोला जाता है और इसका राइट रहेगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 14 का बी और क्वेश्चन नंबर 15 का सी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें पूछा है विच पोर्ट्स कनेक्ट सीरियल स्पेशल टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू साउंड कार्ड्स। तो कौन से ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको साउंड कार्ड से जोड़ा गया होता है, तो ऑप्शन मैं आपको राइट बता दूं, इसका डी रहेगा, MIDI बोलते हैं उनको, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, तो गाइज इनके मैंने आंसर्स भी साथ में लिखे हैं, इसलिए वो एकदम से साथ में आ जा रहे हैं, धीरे धीरे करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सेल वर्कबुक इज़ ए कलेक्शन ऑफ। ठीक है, जो एक्सेल वर्कबुक होती है ना, तो उस वो कलेक्शन होती है किसका, चार्ट का, वर्ड बुक का, या फिर वर्कशीट का, या फिर ऑप्शन ए एंड सी। ठीक है, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं गाइज, तो मैं आपको साथ में इसका राइट भी बता देता हूँ। अगर आपने कमेंट कर दिया है तो 17 का राइट है ऑप्शन सी यानी उसको वर्कशीट बोला जाता है। ठीक है, चार्ट्स नहीं बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है याहू। याहू क्या है, एक वेबसाइट है कंज्यूमर रॉन्ग के लिए, या फिर एक
सुपर कंप्यूटर है, एक पोर्टल है, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन दैट एलोकेट्स वेब एड्रेस, या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वेब एड्रेस एलोकेट करती है। तो गाइज़ इसका मैं जल्दी से आपको राइट आंसर बता देता हूँ ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना बने। तो ऑप्शन 18, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट रहेगा ऑप्शन सी यानी पोर्टल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट नेटवर्क दैट गिवन राइज टू इंटरनेट। इन आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा फर्स्ट इंटरनेट था, फर्स्ट नेटवर्क था जिसने इंटरनेट को राइज किया था। तो ऑप्शन ए है आर्फानेट है, NSF नेट है, या फिर वी नेट है, या फिर ए एंड बी बोथ हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं जल्दी से कि इसका राइट भी ऑप्शन ए रहेगा, आर्फानेट। ठीक है, तो अर्फानेट की बहुत बार आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये आपको याद रखना है। US मिलिट्री ने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, जिसका आंसर आपको पता चल गया होगा क्योंकि ऊपर क्वेश्चन भी था एक। बेसिक, एल्गोल, कबोल, सी प्लस, ये सारी आपको याद रखना है। ये सब क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, आपको कभी भी नहीं भूलना है इसको। ये सब क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इवन एक और लैंग्वेजेस भी है, जावा भी है। ठीक है, जो एंड्रॉयड में यूज़ होती है। ठीक है, आपको बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि एंड्रॉयड में कौन सी यूज़ होती है, तो वो जावा लैंग्वेज यूज़ होती है, याद रखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट है जनरल साइंस सेक्शन। ठीक है, जनरल साइंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। तो इसका मैं आपको बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा मेजरमेंट है जो एक डिस्टेंस का मेजरमेंट यूनिट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है अमीटर, ऑप्शन बी है क्यूबिट, ऑप्शन सी है पारसेक, ऑप्शन डी है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आई होप आपने इसको राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा मेरे इसको पढ़ते ही ऑप्शंस को। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट रहेगा ऑप्शन ए यानी अमीटर। अमीटर आपको पता ही होगा वो करंट के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट वाइल थ्रोइंग ए बॉल अपवर्ड। जब हम बॉल को अपवर्ड फेंकते हैं तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट रहती है। ऑप्शन ए है डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी है एक्सेलेरेशन, ऑप्शन डी है वेलोसिटी। ठीक है, आप राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आपके अपकमिंग हर एक एग्ज़ाम्स में लगभग साइंस पूछी ही जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट रहेगा एक्सेलेरेशन। ठीक है, एक्सेलेरेशन जो होती है वो रिमेन्स से कांस्टेंट रहती है, एक जैसी रहती है। ठीक है, इसके बाद है सेकंड, प्योर वाटर फ्रीजेस एट व्हाट टेम्परेचर। आपको बताना है कि प्योर वाटर जो होता है वो फ्रीज कर जाता है, जम जाता है कितने टेम्परेचर पे। तो आपको ये ऑप्शंस हैं 47 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 19 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप राइट आंसर कमेंट कर रहे होंगे, आई होप। तो गाइज मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो फ्रीज़ करना स्टार्ट कर जाता है प्योर वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये है बायो में से आया है। ठीक है, विटामिन से। तो विच विटामिन इज़ अबंडेंट इन सिट्रस फ्रूट्स। आपको बताना है जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, उनमें कौन सा विटामिन जो होता है वो अधिकतर पाया जाता है। ठीक है, अबंडेंट में पाया जाता है। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता है जिसने भी इसको पढ़ा होगा विटामिन्स को वो इसका राइट आंसर अभी तक लगा चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट रहेगा ऑप्शन सी यानी विटामिन सी। ठीक है, इम्यूनिटी के लिए भी आपने देखा होगा कि यही विटामिन यूज़ होता था। ठीक है, कोविड के दौरान आपने देखा होगा लिम्सी जो आप खाते थे उसमें क्या मिलता था आपको, विटामिन सी ही मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 साइंस का, जिंक ऑक्साइड इज़, क्या है ये जिंक ऑक्साइड, एक एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, या फिर एमोटिक है, एमोरिक है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज। तो गाइज मैं इसका साथ में ही आपको राइट आंसर बता देता हूँ, नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का डी राइट रहेगा। जिंक ऑक्साइड जो है वो ना ही एसिडिक है, ना बेसिक है, ना ही न्यूट्रल है, और ना ही और वो है एमॉर्फ
एमोर्ट्रिक, ठीक है, एमोरिक, आपको याद रखना है। सॉरी अगर प्रोनाउंस मैंने इसको गलत किया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है इसके बाद, प्लांट्स विच आर अडेप्टेड टू ग्रो इन सॉइल्स। आपको बताना है प्लांट्स जो अडेप्ट कर लेते हैं, जो सॉइल में ग्रो करते हैं, कंटेनिंग हाई कंसनट्रेशन ऑफ साइल, जिसमें साल्ट्स जो होते हैं उसकी हाई कंसनट्रेशन होती है, उनको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए है ज़ीरोफाइट्स बोला जाता है, ऑप्शन बी है मीज़ोफाइट्स, ऑप्शन सी है हेलोफाइट्स, ऑप्शन डी है थैलोफाइट्स। तो आप इसका राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज। तो ऐसे जैसे जो होते हैं ये कहाँ पे मिलते हैं, तो ये ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये कहाँ डेजर्ट एरिया में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब डेजर्ट एरिया में मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि और कहीं नहीं मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे भी मिलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे ज़ीरोफाइट्स भी मिलते हैं जिनको पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 6 का राइट रहेगा सी, हेलोफाइट्स, ठीक है, जिसमें क्या रहता है, हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट रहता है, ठीक है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग हैव ए मिक्स्ड herd, that is the herd in which the oxygenated and deoxygenated blood is mixed, ठीक है। आपको बताना है ये किस में होता है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी और ऑक्सीजनेटेड भी ब्लड भी रहता है हर्ट में, ठीक है। ऑप्शन ए है बर्ड्स में, ऑप्शन बी है फिशेस में, ऑप्शन सी है रेप्टाइल्स में, ऑप्शन डी है नेमाटोड्स में, ठीक है। तो आप राइट आंसर कमेंट कर सकते, क्लिक हो गया था। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 7 है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में क्या रहता है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मिक्स्ड रहता है हार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद पेंक्रियाज। पेंक्रियाज फंक्शन एज एन, जो पेंक्रियाज होती हैं वो फंक्शन कैसे करती हैं, आपको सिंपली ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करती हैं या एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जब तक मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ आप इसका राइट आंसर कमेंट कर देना गाइज। तो ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन सी है बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी है नाइदर 1 नाइदर 2। तो गाइज़ आई होप आपने अभी तक इसका राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज़ आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा, यानी बोथ पेंक्रियाज और साथ में गोनाड्स आर मिक्स्ड ग्लैंड्स। ये क्या है, ये एक मिक्स्ड ग्लैंड्स हैं जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह वर्क करती हैं, ठीक है। और आपको अगर ग्लैंड्स में लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाएगा तो वो कौन सी है, वो है लिवर, आपको याद रखना है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, सेफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट। सेफ्रॉन जो होता है वो किस पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है स्टिग्मा से, बी एंथर, सी स्टेमन, डी पॉलिन। तो आंसर आपके सामने है, ये स्टिग्मा से जो है ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। सेफ्रॉन जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पंपोर में ग्रो किया जाता है। पंपोर कहाँ पे है, तो वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये बहुत ही कॉस्टली स्पाइसेस में काउंट किया जाता है इसको। तो कुछ एक और रीज़न है जहाँ पे ये मतलब इतना हाई लेवल पे तो नहीं, लेकिन प्रोड्यूस होता है, किश्तवाड़ में भी ये होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये जो होता है ये फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है, ये स्टिग्मा होता है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, if an egg with shell is placed in a microwave oven, which among the following would most likely happen। क्या होगा, ठीक है, अगर एक एग शेल को प्लेस किया जाएगा माइक्रोवेव ओवन में, तो बताओ क्या होगा। दी एग विल नॉट गेट वार्म्ड, एग जो है वो वार्म नहीं होगा, या फिर दी एग विल गेट कुक्ड स्लोली सिमिलरली टू द बॉयल्ड एग, या फिर एग शेल विल एक्सप्लोड, या फिर दी एग शेल बिकम्स येलो, या फिर वो येलो हो जाएगा, ठीक है। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज। आई होप आपने राइट आंसर कमेंट करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 10 का राइट रहेगा ऑप्शन सी, यानी द एग शेल विल एक्सप्लोड्स, ठीक है। एग शेल क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो आपने देखा ही होगा जब आप इसको वार्म वाटर में भी इसको बॉयल कर रहे होते हैं, अगर इसको ज़्यादा देर रखोगे तो यहाँ पे वहाँ पे भी आप देखते होंगे कि वहाँ पे भी ये एक्सप्लोर करके फट जाता है, ठीक है। तो आप सिंपली इसका आंसर कर सकते थे, ऑप्शन सी राइट है, द एग शेल विल एक्सप्लोड, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन जो थे हमारे आज की कंप्लीट होते हैं।
और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मॉक टेस्ट 4 लाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।